आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज है 16 मार्च, दिन है मंगलवार। मेरा नाम अमन गुप्ता है और इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। चलिए बताते हैं आज किन खबरों पर होगी विस्तार से बात। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार को झटका भी लगा है और राहत भी मिली है। क्या है इसका मतलब, समझाएंगे। और बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अश्लील गाने बजाने पर परमिट रद्द होगा। तो कैसे तय होगा कि कोई गाना अश्लील है, और क्या इस फैसले को भोजपुरी गीतों में बढ़ती फूहड़ता से जोड़कर देखना चाहिए। इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों का अपडेट लेंगे और जानेंगे कि क्या नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई फायदा भी है। आखिर में बात होगी सेना भर्ती घोटाले में हो रही सीबीआई जांच को लेकर। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए खुशबू कुमार से। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक नई नेशनल बैंक बनाने का फैसला किया है जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए काम करेगी। इस बैंक को विकास वित्त संस्थान का नाम दिया गया है। बैंक में सरकार की ओर से 20,000 करोड़ रुपए का शुरुआती फंड दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच ईडी ने कोयला और मवेशियों की तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसे 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। उधर बंगाल में बीजेपी के प्रचार अभियान में शामिल बस से तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बीजेपी ने इस घटना के बाद सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बीजेपी ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। राकेश टिकैत ने आज तक से बात करते हुए कहा कि जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे तब हमारे साथ थे। इनकी सरकार आई है तो ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किया है। टिकैत ने कहा कि 26 मार्च को भारत बंद होगा और चिल्ला बॉर्डर को भी बंद किया जाएगा जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है। राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता ने आज इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दासगुप्ता को बीजेपी ने हुगली की तारकेश्वर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दासगुप्ता राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और नियम के मुताबिक वह किसी पार्टी से जुड़े नहीं रह सकते। इसे लेकर टीएमसी ने सवाल उठाया था। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राशन ऐप लॉन्च किया है। मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा है। इस ऐप के जरिए ऐसे मजदूरों को मदद मिलेगी जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। यूरोप के कुछ देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। वैक्सीन लगने के बाद खून के क्लॉट जमने के कुछ गंभीर मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देशों ने वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया है। और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह उन्हीं भारतीयों को वीज़ा देने जा रहा है जिन्होंने चीन में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन लगवा ली हो। 15 मार्च से वीज़ा प्रक्रिया शुरू कर दी है। वीज़ा के लिए लोगों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का कल फैसला आया। लेकिन फैसला आते ही कई प्रत्याशियों के चेहरों के रंग उतर गए। वहीं 2 मार्च को आरक्षण की प्रोविजनल सूची जारी होने के बाद जो दावेदार मैदान छोड़कर पीछे हट गए थे, उनमें फिर से उम्मीद बंधी है। दरअसल पहले से जो कार्यक्रम तय था उसके अनुसार आरक्षण की अंतिम सूची 14 मार्च को पब्लिश की जानी थी, मगर इसके ठीक पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी गई और कोर्ट ने अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने आरक्षण सूची फिर से तैयार करने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 2015 में हुए आरक्षण की प्रक्रिया को बेस मानकर ही इस बार आरक्षण लिस्ट फाइनल की जाएगी, जबकि योगी सरकार ने आरक्षण लागू करने के लिए 1995 की प्रक्रिया को आधार बनाया था। इस फॉर्मूले के तहत 1995 से जो सीटें कभी आरक्षण के दायरे में नहीं आई थीं, उन्हें भी आरक्षित कर दिया गया। हालांकि कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार का कहना है कि उन्हें 2015 को आरक्षण का आधार वर्ष मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कोर्ट ने 27 मार्च तक रिजर्वेशन प्रक्रिया फाइनलाइज करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। तो आरक्षण का फॉर्मूला बदलने का क्या असर होगा, यही पूछा मैंने आज तक .in में राजनीति से जुड़ी खबरों का एनालिटिकल व्यू रखने वाले जर्नलिस्ट कबूल अहमद से।
देखिए, अखिलेश यादव ने जो 2015 में आरक्षण की प्रक्रिया लागू की थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने जनसंख्या का आधार बनाया था कि जहां पे मान लिया जिस कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है उस सीट को उसके लिए आरक्षण किया जाए। मान लिया किसी सीट पे ओबीसी की संख्या ज्यादा है तो वो सीट ओबीसी के लिए आरक्षण होगी। अगर कहीं एससी ज्यादा है तो उसके लिए एससी ज्यादा होगी। उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसका एक रोस्टर प्रक्रिया है जिसमें पहले एससी एसटी महिला, फिर एससी एसटी के लिए, फिर इसी तरह से ओबीसी महिला, फिर ओबीसी के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए, और जो बचती है उसमें फिर 33% महिला सामान्य जाति की महिलाओं के लिए और बाकी समान सीट रहेगी। ठीक है, तो ये एक आरक्षण का रोस्टर है इस प्रक्रिया के तहत। लेकिन अब जो खासतौर से आरक्षण लागू होगा वो पूरी तरह से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आरक्षण का जारी किया था वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और खासतौर से जो सीटें एससी में चली गई थी अब वो दोबारा से ओबीसी और समान होने के उनके चांसेस बढ़ गए हैं। जो सीटें सामान्य हैं वहां पे ओबीसी होने के चांसेस हैं, और जो सीटें एससी थी महिला की वो पुरुष हो जाएंगी, या ओबीसी है तो वो एससी की होने के चांसेस हो गए। अच्छा कुबूल जी, सरकार की मंशा क्या थी 1995 के आधार पर आरक्षण तय करने की, और जब ये अब फैसला आ गया है तो इससे योगी सरकार को कैसे झटका लगेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है इसको आप थोड़ा सा समझना चाहिए। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष की में रही है और सत्ता में लंबे समय से सपा और बसपा ही राज करती रही है। उन्हीं के दौर में ज्यादातर पंचायत चुनाव हुए और ये भी साफ जाहिर है कि पंचायत चुनाव में हमेशा सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लाभ मिलता है। और यही चीज योगी आदित्यनाथ ने इसी फार्मूले को तोड़ने के लिए जो खासतौर से पंचायतों में सपा और बसपा के जो लोग हैं उनका जो कब्जा है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने 1995 के आरक्षण फार्मूला लगाया, ताकि जो सीटें हैं अगर चेंज हो जाएंगी वो तमाम ऐसी सीटें हैं जो आज तक कभी एससी और एसटी के लिए आरक्षित नहीं हुई थी, वो तमाम सीटें एससी एसटी के लिए हो गई। तो वहां पे जो मौजूदा प्रधान या बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य थे वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसे में नया आदमी लड़ेगा तो वहां चीजें बदल सकती है। क्योंकि सरकार जो है बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी है तो वो उसके समर्थक जीतने के चांसेस ज्यादा प्रबल बनते हैं। तो एक तो इनकी ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। खासतौर से बीजेपी जिस तरह से गांव स्तर पे प्लानिंग कर रही थी चुनाव, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए और जिसमें खासतौर से आप देखेंगे कल इस कोर्ट के फैसले आने के बाद बीजेपी ने कार्य समिति में थोड़ा सा अपने निर्णय में कुछ बदलाव किया है। कार्य समिति में तय किया है कि अब हम सिर्फ ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार उतारेंगे, बाकी प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्य पे हम केवल समर्थन करेंगे। तो यानी ये साफ जाहिर होता है कि सरकार ने अपनी सोच और वो चेंज किया है, जबकि पहले बीजेपी ने पूरी तरह से पिछले 6 महीने से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रही थी। अच्छा कुबूल, बीजेपी और योगी सरकार लगातार ये चाह रही थी कि तारीखें मई में खिसक जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया था। और जब इस फैसले के चलते ऐसा हो गया है तो इसका क्या फायदा होगा बीजेपी को पंचायत चुनाव में? दरअसल आप देखें दो चीजें हैं मौजूदा समय से। मौजूदा समय में आप देखेंगे कि एक तो देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों का गुस्सा है, तो उसको लेकर थोड़ा सा सरकार और उनके मंत्री उनके खिलाफ एक माहौल था। तो बीजेपी चाह रही थी कि कुछ दिन अगर ये चुनाव टल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में जब चुनाव का फैसला हुआ उस समय सरकार ने जो अपने तरफ से तर्क दिए थे वो यही कहे थे कि हम मई और जून के बीच में चुनाव कराना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप 30 अप्रैल तक चुनाव खत्म करें। दूसरा है जो 5 राज्य का चुनाव है, आप उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 राज्य के चुनाव में बीजेपी के तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ खुद जो है 5 राज्यों में स्टार कंपेनर है बीजेपी के, तो उन्हें 5 राज्यों के चुनाव में जाके वहां फोकस करना है। दूसरी चीज है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल जी, वो इस वक्त कलकत्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा तमाम भाजपा के संगठन के लोगों को बंगाल और तमाम दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां लगाया गया है। अब मई में चुनाव होने से क्योंकि सारे चुनाव जो है अप्रैल में सिमट जाएंगे और फिर पंचायत चुनाव होगा, तो इस तरह से अगर देखा जाए मई चुनाव जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया ये कहीं ना कहीं सरकार और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही जो है राहत और उनकी मांगी मुराद एक तरह से पूरी हो गई हमारे लिहाज से। ये थे हमारे साथी कुबूल अहमद। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या?
तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। अगली खबर है बिहार से, खासकर महिलाओं के लिए। अगर आप रोजाना आने जाने के लिए ऑटो, बस या बैटरी रिक्शा का इस्तेमाल करती हैं और इन वाहनों में तेज आवाज में बजते फूहड़ और डबल मीनिंग और अश्लील गाने से परेशान होती हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। दरअसल बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने ये निर्देश दिया है कि अगर किसी भी पब्लिक वाहन में किसी तरह के अश्लील गाने बजते पाए जाएंगे तो उन वाहनों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक एसपी, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी समेत तमाम अधिकारियों को इसके लिए आदेश भेज दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 6 जुलाई 2018 को राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर फूहड़ और अश्लील गाने बजते हैं तो उन वाहनों का परमिट रद्द किया जाएगा। लेकिन इस फैसले का अब तक पालन नहीं हो रहा है। विभाग ने कहा है कि होली और दूसरे त्योहारों के मौसम में ये समस्या और बढ़ जाती है, लिहाजा राज्य के जो अलग अलग शहर हैं उनमें रैंडम जांच अभियान चलाए जाएं और जिन वाहनों पर अश्लील गाने सुनाई दें उन पर कार्रवाई की जाए। इस निर्देश के दोबारा सख्ती से लागू होने की खबर के बाद बिहार में जो महिलाएं रोजाना सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करती हैं उनमें खुशी की लहर है। पटना के बिहटा के बिशनपुरा में एक स्कूल में काम करती हैं लली जी। उन्होंने आज तक रेडियो से ये कहा कि ये फैसला उनके जैसी तमाम औरतों के लिए राहत की तरह आया है। सरकार ने जो वाहन का फैसला लिया है परमिट कैंसिल करने का, बिल्कुल सही लिया है। हम लोगों को तो आना जाना अक्सर ऑटो से ही होता है और जब भी ऑटो में बैठ जाओ इतनी अश्लील गाने लगा देते हैं, सुन के इतना बुरा लगता है। लोग बास में बैठे रहते हैं, अजीब नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस फैसले के साथ एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि अश्लीलता या फूहड़ता को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इसे नापने का पैमाना क्या होगा। अब बिहार जैसे राज्य में जहां कई संस्कृतियां, सभ्यता और भाषाएं एक साथ वजूद में हैं, कोई एक जुमला या एक गीत किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा। ऐसे में सड़क पर रैंडम जांच अभियान चलाने वाले अधिकारी ये कैसे तय करेंगे कि कोई गाना अश्लील है या नहीं। सरकारी निर्देश में इस विषय को रेखांकित नहीं किया गया। हमने इस विषय पर बिहार के सिवान से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन द्विवेदी से बात की और पूछा कि वो इस सरकारी निर्देश को कैसे देखते हैं। बिहार में समाज और सांस्कृतिक परिदृश्य के हिसाब से देखें तो ये फैसला बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि बिहार के लोग आमतौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है, जो वो इस बात के लिए बड़ा चिंतित रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि इस तरह की चीजें हो रही हैं जो कि समाज के नजरिए से ठीक नहीं है। इसका फूहड़पन, अश्लीलता, उस तरीके के गाने, उस तरीके का डांस। लेकिन इसकी एक समस्या आएगी, मैं आपको बताऊं, आगे चल के आ सकती है, क्योंकि अश्लीलता और वो फूहड़पन कोई उसको नापने या देखने का कोई पैमाना नहीं होता। अब इसमें क्या होगा कि आगे चल के प्रशासन जो है और या पुलिस, जिसके हाथ में भी ये शक्तियां दी जाएंगी इसको रोकने की, वो इसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कौन सी चीज किस हद तक फूहड़ है या नहीं है, अश्लील है या नहीं है, इसका निर्धारण कर पाना बड़ा कठिन होगा। और फिर वहां से वही जो बिहार सरकार के मौजूदा शराबबंदी वाले कानून पर जो बहस छिड़ी हुई है, वही चीजें इस पर भी आ सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पे ये फैसला ठीक है, क्योंकि कम से कम सरकार ने इस पर सोचा। समाज नहीं सोच रहा है तो सरकार नहीं सोचे। अच्छा प्रभात जी, इस आदेश में कहीं भी भोजपुरी का जिक्र नहीं है, लेकिन पिछले 2 दशकों में भोजपुरी गीतों में भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जैसे शानदार लोगों की विरासत को भुलाकर जिस तरह से फूहड़ता और डबल मीनिंग गानों की होड़ लग गई है, क्या इस फैसले को मौजूदा भोजपुरी गीतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको भोजपुरी गानों से ही जोड़ के और भोजपुरी संगीत से ही जोड़ के मौजूदा भोजपुरी संगीत और गानों से जोड़ के देखा जाना चाहिए। क्योंकि जो ये बिहार में जो जिस तरीके की फूहड़ता और जिस डांस और गानों की बात को लेकर की चिंता है, वो भोजपुरी से ही जुड़ी हुई है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भोजपुरी साहित्य जो कभी आज तक तकरीबन 20-25-30 साल पहले एक ऊंचाइयों पर था, जिसमें भिखारी ठाकुर की चर्चा होती थी, महेंद्र मिश्र की चर्चा होती थी, रघुनाथ चौबे की चर्चा होती थी। ये लोग बड़े नाम है भोजपुरी साहित्य के और जिनका पूरे देश में सम्मान है। भिखारी ठाकुर की रचनाओं पे आज भी NSD में मंचन होता है और वो बड़े
बड़ा सम्मान है उनका। लेकिन उसी समाज में आगे चल के जिस तरीके का फूहड़पन उनके गीतों में, हमारे जिस तरीके के म्यूजिक में, फिल्मों में खास करके जो गाने इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनका मंचन होता है जब कस्बों में, शहरों में, गाँव में, तो वो दोनों का कोई मेल नहीं है। और वो एक समाज जो पढ़ा लिखा तबका है बिहार का, इस पर बड़ा दुखी भी है, दुखी रहा है। पिछले इसके लिए काम भी किए लोगों, कई संगठनों ने आवाज भी उठाई है, लेकिन उसका असर पड़ा नहीं, क्योंकि वो मोटे तौर पे उसको एक सफलता का पैमाना मान लिया गया कि उससे गाने दिखते हैं, उससे फिल्में चलती हैं, उससे एक पहचान बनती है। तो ऐसा नहीं कि बिहार के लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, वो एक चलन में है। तो इस पर एक सख्ती की जरूरत थी। मैं ये कहूंगा कि इससे थोड़ी देर लगी है सरकार को इस फैसले पे आने में, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी और बड़ा अहम बात होगी इस बात को देखना। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन द्विवेदी। और जैसे जैसे लॉकडाउन की तारीख को साल पूरा होने को आ रहा है, वैसे वैसे कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। दोबारा लॉकडाउन लौटने लगा है। कई जगह पार्शियल लॉकडाउन किया गया है, जैसे वीकेंड लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो उम्मीद जताई जाने लगी कि कोरोना का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नज़र फिलहाल तो नहीं आती। लोगों में भी अब पहले जैसी गंभीरता नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। कल वो कोरोना और वैक्सीनेशन पर राज्यों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। उधर उत्तराखंड में महाकुंभ होना है। देश भर से श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राय अलग होती दिख रही है। नए मुख्यमंत्री ने कुंभ में लोगों को राहत देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसले पलट दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्यमंत्री कुंभ को लेकर सख्त गाइडलाइंस बनाई थी। इनमें मेडिकल सर्टिफिकेट, कोरोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट, शाही स्नानों के दिन वीआईपी मूवमेंट पर रोक, ऐसे तमाम फैसले शामिल थे। वहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद अब भी वैक्सीन सवालों के घेरे में आती जा रही हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर 7 दिन में करीब दर्जन भर देशों में रोक लगाई जा चुकी है। संसदीय समिति ने कहा है कि भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। तो देश में कोरोना को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, ये पूछा मैंने हेल्थ बीट कवर करने वाली आज तक रेडियो की रिपोर्टर मिलन शर्मा से। देश में इस वक्त कोरोना वायरस की स्थिति ऐसी है कि जो सबसे पहले जो राज्य थे, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब और केरल, ये बहुत ज्यादा केसेस की बढ़ोतरी देख रहे थे। लेकिन अब ऐसे राज्य भी जैसे गुजरात और बाकी जो राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, अब वो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके चलते इन राज्यों में कई तरीके के लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यूज लगाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप पुणे की बात करेंगे तो पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। और वहाँ पर जो बार्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें बंद रखने को कहा गया है। स्कूलों में वहाँ पर 50% की कैपेसिटी की गई है। एक तरफ से गुजरात में भी केसेस बढ़ने की वजह से जो वहाँ का T20 जो मैच हो रहा है, अब बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया है कि अब लोगों को वहाँ पर लाइव ऑडियंस बनने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब वो प्रथा बंद कर दी गई है क्योंकि कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इन हालातों में पंजाब में भी जहाँ बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं अगले महीने, बच्चों को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि जो बड़ी कक्षा की क्लासेस हैं उनको भी अब बंद करने को कह दिया गया है स्कूलों में। अच्छा मिलन, ये बताइए कि हम वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में हैं और इस बीच केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कैसे देखती हैं आप, क्या नाइट कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन लगाना, क्या ये सही रणनीति है? देखिए, केंद्र सरकार का मानना है कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने से बहुत कम प्रभाव पड़ता है केसेस के पकड़ में आने का और केसेस को सही वक्त पे टेस्ट और ट्रेस करने का। तो सरकार का कहना है कि इससे बेहतर कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज बढ़ानी चाहिए। जैसे केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को पत्र लिखकर ये कहा है कि आप कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी इस तरीके से इम्प्रूव करिए कि जहां पर आपको आइसोलेशन के केसेस दिख रहे हैं, जो 80% से ऊपर केसेस जहां पर आइसोलेट हो रहे हैं घर में, वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो हो सकता है आपको उनको ट्रेस करना हो
एक पॉजिटिव इंसान के लिए आपको कम से कम 20 से 30 लोगों को कांटेक्ट ट्रेस करना चाहिए, केंद्र सरकार का ये कहना है। दूसरा ये कि हर जगह में सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्टिंग ही नहीं, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स का भी उपयोग करना चाहिए। जैसे कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जो जगहें हैं, बस स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, या फिर अन्य मार्केट्स वगैरह हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है, उन दुकानों में रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग करना चाहिए। और इससे एटलीस्ट ये पता चल सकता है कि जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं कोविड-19 के, उन्हें जल्दी में पकड़ा जा सकता है। ये थी आज तक रेडियो की हेल्थ रिपोर्टर मिलन शर्मा। मुल्क के रूप में हम सर्विस इंडस्ट्री की तरफ हमारा नजरिया बहुत ही अलग होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि वह आदमी ही नहीं है, वो पैदा ही मुझे सर्व करने के लिए हुआ है। हमारे यहाँ जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी, सबसे बड़ी उसकी खामी यही थी। और आखिर में उसके दोस्त कहते हैं तू बंद कर फेंकना, पकड़ा गया देखना। करते हैं हम ये दुआ उस खुदा से हो जाए सच तेरा सपना। बहुत पॉपुलर गाना रहा है हम लोग की जवानी। बहुत जबरदस्त गाने याद रखते हैं। उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल। नया हफ्ता नया पवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे देश में अक्सर भर्तियां निकलती तो हैं, लेकिन घोटालों के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। यहां तक कि सेना, जिसका काम बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित माना जाता है, वहां भी फर्जीवाड़े होते हैं। इन दिनों सेना भर्ती घोटाले का एक नया मामला सुर्खियों में है। 2018 में भी एक मामला आया था जब लोगों से सेना में भर्ती के नाम पर ठगी की गई थी। खैर, नए मामले में रक्षा मंत्रालय को 27 फरवरी 2021 को एक विश्वसनीय सूत्र से यह जानकारी मिली कि बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में अस्थायी रूप से जो उम्मीदवार रिजेक्ट किए गए थे, उनके रिव्यू मेडिकल क्लियरेंस को लेकर रिश्वत ली जा रही है। इसके बाद सीबीआई ने 30 जगहों पर छापेमारी की और इस मामले के संबंध में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। छापेमारी के दौरान एजेंसी के हाथ कई ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद इस मामले में सीबीआई की ओर से 17 आर्मी ऑफिसर्स पर केस दर्ज किया गया है। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, नायब सूबेदार से लेकर सिपाही तक शामिल हैं। सेना के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम इसमें शामिल हैं, वो अलग अलग जगहों पर काफ़ी अहम पदों पर तैनात हैं। तो अब जब बड़े रैंक के अफसरों के नाम सामने आए हैं, तो इस घोटाले की जड़ें और कहां तक हो सकती हैं, यही पूछा मैंने इस खबर को ट्रैक कर रहे आज तक रेडियो के रिपोर्टर मुनीश पांडे से। जी देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जो कंप्लेन सीबीआई के पास में आई है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आई हुई है और उन्होंने कंप्लेन में साफ तौर पे कहा हुआ है कि 28 फरवरी को उनके पास में एक खुफिया जानकारी आई कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसमें जो टेम्पररी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके मेडिकल एग्जाम को लेकर धांधली हो रही है। और ऐसे में जब जानकारी आई थी तो उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और दूसरे एक नायब सूबेदार थे, उन दोनों का नाम सामने आया हुआ था। जब इस मामले में खुद आर्मी में छानबीन शुरू की तो पता चला कि कई सारे अधिकारी, कम से कम 6 ऐसे अधिकारी जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि आर्मी में एक बहुत ऊंचा ओहदा माना जाता है, और उसके अलावा कई उसमें मेजर रैंक के ऑफिसर हैं, उसमें नायब सूबेदार हैं, उसमें जो नीचे के कैडेट होते हैं, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कि अपनी परिवार वालों से, यानी कि अपनी पत्नी से, अपने पिता से ये काम करवा रहे थे। इस धांधली में पूरा का पूरा हिस्सेदारी था उनका, और उसके बाद में सीबीआई को जांच दी गई है। अभी तक इसके जो तार हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक जुड़े हुए हैं, लेकिन सीबीआई को ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है कि इनके ऊपर भी कोई पहुंचा हुआ था जो इस पूरे रिक्रूटमेंट के रैकेट को आर्मी के लिए मतलब आर्मी में काम करने वाले लोगों के लिए चला रहा था। अच्छा मुनीश, सीबीआई की अब तक इस मामले में क्या प्रगति है और आगे वो कैसे बढ़ रही है? जी देखिए, ये बेहद ही अहम सवाल है, क्योंकि देखिए जब कोई भी कंप्लेन आती है और खास करके अगर वो ऐसी कंप्लेन है जिसमें कि आपको कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में या कोई भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में जांच करनी होती है,
तो सीबीआई या किसी भी पुलिस एजेंसी के लिए एक चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि आर्मी वाले दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं कोई भी दूसरे एजेंसी की जांच का। लेकिन फिर भी सीबीआई ने, चूंकि जो कंप्लेन आई है वो एक ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी हैं, हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं, उनके जरिए कंप्लेन आई है। तो इसके बाद सीबीआई ने कल जो कुल मिलाकर 17 इसमें आर्मी में काम करने वाले लोग हैं, उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो उन्हीं के रिश्तेदार हैं, तो 23 ऐसे लोग हैं जिनको कि आरोपी बनाया गया है। और उन्हीं को लेकर कल 30 ऐसे ठिकाने थे, तो इनके घर, दूसरे इनकी ऑफिशियल प्रीमाइसेस, इसके अलावा आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट, बेस हॉस्पिटल, यहाँ पर कल छापेमारी की गई है। और सीबीआई का कहना है कि कई सारे दस्तावेज भी आगे बरामद हुए हैं। अब इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो कंप्लेंट आई हुई है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने किसी से 2.5 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, ऐसे कैंडिडेट से पैसे कैश में लिए गए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लिए गए हैं। तो ये सारे सबूत पहले से ही सीबीआई के पास मौजूद है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इसमें। और दूसरी मुमकिन बात यह है कि अगर सीबीआई ये पता लगा लेती है कि इनके ऊपर कभी कोई अधिकारी मौजूद थे जो कि इस पूरे रैकेट को चला रहे थे, तो हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। और कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए साख का सवाल है। आर्मी के ऊपर सबको भरोसा रहता है, और अगर उसमें धांधली होती है तो सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा ऑफिसर हो इसमें। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर मुनीश पांडे। फिलहाल दिन भर में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। प्रोग्राम से जुड़ा अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव या शिकायत, तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हम हैं। यहाँ पर हमसे जुड़िए। यहाँ पर अपना कीमती फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, और प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटेगा नहीं। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।